हेलो बच्चों, देखो आज हम चैप्टर 9 के लिए वीडियो नंबर 3 लेकर के आए हैं और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे समतल दर्पण से प्रतिबिंब। तो स्टार्ट करते हैं भाई। समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए देखो सबसे पहले आप ये जान लो कि समतल दर्पण क्या होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि समतल दर्पण क्या होता है। तो सुनिए ध्यान से भाई, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक सतह समतल हो वो दर्पण कहलाता है समतल दर्पण। देखो कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, कल क्या पिछले वीडियो में बताई थी। मान लीजिए ये आपके पास में कांच है और इस कांच के पीछे की ओर जब हम किसी परावर्तक पदार्थ की पॉलिश करते हैं, परावर्तक पदार्थ जैसे सिल्वर हो सकता है, जैसे एल्यूमिनियम हो सकता है, जैसे निकल हो सकता है, तो कांच की एक सतह पर जब हम किसी परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर देते हैं तो उसकी दूसरी वाली जो सतह है वो परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक सतह के समान कार्य करने लग जाती है। इसके ऊपर जब अपन कोई प्रकाश की किरण डालते हैं तो वो परावर्तित हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देख लिया भी समतल दर्पण क्या होता है। तो हम ये बोलेंगे भाई ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह या परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसे ही क्या बोला जाता है, समतल दर्पण बोला जाता है। तो डेफिनेशन में यहां लिख देता हूं, ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह या फिर परावर्तक पृष्ठ समतल हो समतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता? वो समतल दर्पण कहलाता है। अब हम समतल दर्पण के सामने मान लीजिए कोई वस्तु रखते हैं, कोई भी वस्तु हमने रख दी, जैसे मान लीजिए मैंने एक पी वस्तु यहां पर रख दी, तो देखो क्या होता है कि इस वस्तु से प्रकाश की किरणें चलेगी और वो समतल दर्पण से जाकर के टकराएगी। क्या होगी? समतल दर्पण से जाकर के टकराएगी और टकराने के बाद में वो ऐसे लौट जाती है मान लीजिए, और यहां पर कोई आपका दर्शक है, उस दर्शक के नेत्र के अंदर ये प्रकाश की किरणें प्रवेश करती है। तो उस दर्शक को ये वस्तु यहां नजर नहीं आती बल्कि यहां दर्पण के पीछे की ओर नजर आती है। कहां नजर आएगी? यहां पीछे की ओर नजर आएगी। ठीक है, तो देखो वास्तव में तो वस्तु यहां पर है, लेकिन इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण जब समतल दर्पण से टकराए और टकराने के बाद में किसी दर्शक के नेत्र में प्रवेश करती है तो उसको ये वस्तु कहां नजर आती है? दर्पण के पीछे की ओर नजर आती है। मान लीजिए ये पी डैश है, यहां पर उसको वस्तु क्या होती है? नजर आती है। तो यहां पर ये पी डैश क्या है? इस पी का प्रतिबिंब है। किसी भी दर्पण के सामने हम वस्तु को रखेंगे तो उसका एक अक्ष दर्पण के अंदर या दर्पण के पीछे की ओर हमें दिखाई देता है ना, और वही अक्ष उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता? प्रतिबिंब। तो देखो ये पी तो आपकी क्या है? वस्तु या बिंब है। वस्तु को बिंब भी बोला जाता है, जबकि ये क्या है? प्रतिबिंब है।
तो हम ये पढ़ना चाहते हैं भाई ये जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। तो हमारा टॉपिक क्या है अब, समतल दर्पण में प्रतिबिंब। तो देखो भाई समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब में निम्नलिखित विशेषताएं होती है, विशेषताएं होती है। तो ये समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, लक्षण है या गुण है, वो अपन समझेंगे। तो पहला जो गुण है इसका प्रतिबिंब का वो क्या है कि समतल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब सीधा और आभासी होता है। जब भी अपन समतल दर्पण में देखते हैं, हम हमारा चेहरा रोजाना जिस दर्पण में देख रहे हैं वो समतल दर्पण ही है। तो जब भी हम हमारा चेहरा समतल दर्पण में देखते हैं तो हमारा सिर ऊपर है, तो उस प्रतिबिंब में भी वो जो सिर है वो कहाँ होता है, ऊपर की ओर ही दिखाई देता है, मतलब प्रतिबिंब सीधा होगा। और दूसरी चीज है आभासी है। आभासी का मतलब ये है कि दर्पण के पीछे जहां पर ये प्रतिबिंब बना है इस जगह पर यदि अपन कोई पर्दा रखे, पर्दे का मतलब है जैसे कोई सफेद चादर इस जगह रख दी जाए या कोई सफेद रंग का कागज इस जगह रख दिया जाए, तो उसके ऊपर ये हमें प्रतिबिंब नजर नहीं आता है। यदि नजर आ जाता है तो वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। जिस जगह पर प्रतिबिंब बना वहां पर हम पर्दा रख देते हैं, जैसे कोई कागज रख दिया या फिर सफेद चादर रख दी, और उस पर्दे पर वो चित्र हमें नजर आ जाता है, उसका प्रतिबिंब हमें नजर आ जाता है, तो वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। लेकिन यहां पर जब हम ऐसा करते हैं तो हमें ये प्रतिबिंब नजर नहीं आएगा। हमें आभास तो है, जब सामने से देख रहे हैं तो हमें आभास है यहाँ पर कोई प्रतिबिंब है, लेकिन जब हम पीछे जाकर के यहाँ पर कोई पर्दा रखें तो उसके ऊपर ये हमें दिखाई नहीं देता है। तो इसका मतलब ये प्रतिबिंब कैसा होता, आभासी होता है। तो पहली विशेषता आपको याद रखनी है, समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी पहली विशेषता याद रखनी है कि समतल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब सीधा और आभासी होता है। तो पहली विशेषता लिखने जा रहे हैं भाई हम, समतल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब आभासी व सीधा होता है, आभासी व सीधा होता है। ठीक है, ये पहली विशेषता हो गई भाई इसकी। दूसरी विशेषता देखिए क्या है, ये आपका प्रतिबिंब है और ये दर्पण है। तो इस प्रतिबिंब ये वस्तु है आपका और ये दर्पण है। तो ये वस्तु और ये दर्पण, इन दोनों के बीच की दूरी मान लीजिए 2 मीटर है। कितनी है, 2 मीटर। तो दर्पण और ये जो आपका प्रतिबिंब बनेगा इसके बीच की दूरी भी 2 मीटर होगी। यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, 2 मीटर होगी। इसका मतलब यह है कि वस्तु या बिंब दर्पण के जितने आगे स्थित होती है, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे के जाकर के बनता है। आप वस्तु दर्पण के सामने 2 मीटर दूरी पर रख रहे हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 2 मीटर की दूरी पर बनेगा। तो मान लो यहां पर प्रश्न पूछ ले हमें कि एक वस्तु है जो समतल दर्पण के सामने 3 मीटर दूरी पर स्थित है।
कितने मीटर दूरी पर स्थित है? 3 मीटर। एक वस्तु है जो समतल दर्पण के सामने 3 मीटर दूरी पर स्थित होती है और उसका मान लीजिए प्रतिबिंब बन जाता है। तो वो पूछ रहा है कि उस वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी बताइए। तो ध्यान दो भाई, यहां से यहां तक की दूरी 3 मीटर है और यहां से पीछे तक की दूरी भी कितनी मीटर है? 3 मीटर है। वस्तु जितनी दर्पण के सामने है, प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे जाकर के बनता है। तो ये आपकी वस्तु और ये उसका प्रतिबिंब, दोनों के बीच की दूरी टोटल कितनी हो जाएगी? 3 और 3 6 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 6 मीटर हो जाएगी। ठीक है। तो हम दूसरी जो विशेषता है इसकी या लक्षण है इसका, वो क्या लिखे कि वस्तु दर्पण के आगे जितनी दूरी पर स्थित होती है वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। उतनी ही दूरी पर बनता है। ठीक है भाई। अब इसके बाद में देखो तीसरी विशेषता क्या है इसकी। देखो ये वस्तु है और ये वस्तु का क्या है? प्रतिबिंब है। तो इन दोनों का आकार भी समान होता है। ये यदि 2 मीटर की लंबी नजर आ रही है तो ये भी 2 मीटर की होगी। इसकी ऊंचाई 3 मीटर है तो इसकी भी ऊंचाई 3 मीटर ही होगी। तो यहां पर तीसरी जो विशेषता है हमें वो याद रखनी है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु का दूसरा नाम बिंब है तो इसको बिंब भी लिख सकते हैं हम। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है। अब सुनिए भाई बात। देखो हमने क्या पढ़ा कि ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह या परावर्तक पृष्ठ समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। इस समतल दर्पण में जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसकी विशेषताएं हम देख रहे हैं। तो हमने यहां पर एक वस्तु रख रखी है और इससे 2 प्रकाश की किरणें चल रही है समतल दर्पण के ऊपर, टकरा करके वो इस दिशा में लौट गई और जो दर्शक देखने वाला है उसके नेत्रों में प्रकाश की किरणें प्रवेश कर गई। तो इस दर्शक को ऐसा लग रहा है कि ये वस्तु कहां पर स्थित है? यहां पर स्थित है, दर्पण के पीछे। तो दर्पण के पीछे वस्तु का ये जो अक्ष हमें नजर आया, इसी को हमने क्या नाम दिया? प्रतिबिंब नाम दिया। वास्तविकता में तो वस्तु यहां पर है, लेकिन इसके पीछे जो हमें दिखाई दे रहा है इसका अक्ष, उसी को हमने क्या नाम दिया है? प्रतिबिंब नाम दिया है। तो ये जो प्रतिबिंब यहां पर बन रहा है इसी की विशेषताएं हम देख रहे हैं। तो इसमें पहली विशेषता हमने पढ़ी, समतल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और कैसा होता? सीधा होता है। आभासी का मतलब मैंने बताया आपको कि इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, और सीधे का मतलब सीधा ही है। वस्तु का सिर ऊपर है तो इसका सिर भी ऊपर ही रहेगा। दूसरी देखो क्या बात बताई हमने कि वस्तु दर्पण के जितने आगे स्थित होती है, प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे जाकर के बनता है। वस्तु यदि दर्पण से 2 मीटर आगे स्थित है तो प्रतिबिंब दर्पण के 2 मीटर पीछे जाकर के बनता है। तो यदि वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी देखें तो 2 और 2 कितनी हो गई? 4 मीटर हो गई। ऐसे यदि वस्तु मान लीजिए दर्पण के आगे 3 मीटर दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 3 मीटर दूरी पर जाकर के बनेगा। तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 6 मीटर हो जाएगी। ठीक है।
इसके बाद में तीसरी चीज हमने देखी कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ये तीन विशेषताएं तो हमने पढ़ ली। अब इसके अलावा एक चौथी विशेषता और अभी मैं बताऊंगा आपको, तो पहले आप वीडियो पॉज करके इसको आप नोट करेंगे। चौथी विशेषता इंपॉर्टेंट है इसकी, तो आप पहले नोट करें, उसके बाद में उसको पढ़ते हैं अपन। ठीक है भाई, किया नोट। तो अब हम इसकी जो चौथी विशेषता है उसके ऊपर बात करेंगे। तो चौथी विशेषता क्या है इसकी, जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा उसकी चौथी विशेषता देखो क्या है, कि जैसे मान लीजिए मैं दर्पण में खड़ा हो जाता, दर्पण के सामने खड़ा हो जाता हूं, तो क्या होता है कि दर्पण क्या करता है, वस्तु का जो दायां भाग है उसको तो बायां बना देता है, और वस्तु का जो बायां भाग है उसको दायां बना देता है। और ये जो काम हुआ है इसे अपन बोलते हैं पार्श्व परावर्तन। क्या बोला जाता है इसको, पार्श्व परावर्तन। तो हम रोजाना ही दर्पण में देखते हैं, समतल दर्पण में ही देखते हैं। तो क्या अभी आपको महसूस हुआ कि मेरा दायां भाग बायां हो गया और बायां भाग दायां हो गया? हो सकता है आपको महसूस नहीं हो। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जिन वस्तुओं के दाएं भाग और बाएं भाग एक जैसे होते हैं उनमें हमें पार्श्व परावर्तन दिखाई नहीं देता। होता तो है वहां पर, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन जिन वस्तुओं के दाएं भाग और बाएं भाग अलग अलग होते हैं, देखने में अलग अलग होते हैं, तो उनमें हमें स्पष्ट रूप से पार्श्व परावर्तन देखने को मिलता है। जैसे सुनिए भाई, मान लीजिए ये एक समतल दर्पण है आपके सामने, और इसके सामने मैंने ए बना करके रख दिया, तो दर्पण में ये क्या दिखाई देगा, मुझे ए ही दिखाई देगा। अब इस ए में क्या है कि इसको दो बराबर हिस्सों में मैं बांटूं तो इसका दायां भाग और बायां भाग जो है एक जैसा है, तो इस कारण से इसमें पार्श्व परावर्तन दिखाई नहीं देता है। लेकिन यदि मान लीजिए मैं इस दर्पण के सामने ये P अक्षर रखूं तो ये मुझे दर्पण में नजर आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, दायां भाग और बायां भाग कैसा है, अलग अलग है, इसलिए इसमें हमें पार्श्व परावर्तन नजर आएगा, ए में नजर नहीं आएगा। तो चौथी विशेषता यहां से मैं लिखता हूं भाई, वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग तथा वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दायां भाग बन जाता है, बन जाता है। ठीक है, और इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, पार्श्व परावर्तन कहते हैं। इस घटना को पार्श्व परावर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या बोला जाता है, पार्श्व परावर्तन बोला जाता है। तो पार्श्व परावर्तन हमेशा केवल उन्हीं चीजों में दिखाई देगा जिनका दायां भाग और बायां भाग क्या है, अलग अलग है। तो ये जैसे मान लीजिए एक समतल दर्पण है और इसके सामने मैंने P बना करके रखा,
तो ये मुझे दर्पण में क्या नजर आएगा, Q नजर आएगा। तो ये घटना हो गई साहब पार्श्व परावर्तन की, परावर्तन। और भी अक्षर आप अंग्रेजी के ले सकते हैं, जैसे मैंने ये अक्षर रखा तो ये दर्पण में ये दिखाई देगा, ये तो D है और ये B है। दाएं और बाएं भाग अलग अलग होने की वजह से इनमें पार्श्व परावर्तन क्या होता नजर आता है, ठीक है ना। जिन वस्तुओं के दाएं और बाएं भाग एक जैसे हैं उनमें पार्श्व परावर्तन होता तो है, लेकिन हमें नजर नहीं आता। जैसे हमारा खुद का शरीर है, इसके दाएं और बाएं भाग एक जैसे हैं, इसलिए हमें पार्श्व परावर्तन नजर नहीं आता है। तो ये चौथी विशेषता हो गई कि वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग तथा वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दायां भाग बन जाता है। इसी घटना को क्या बोला जाता है, पार्श्व परावर्तन बोला जाता है, ठीक है। अब एक छोटी सी घटना हम समझेंगे, ध्यान से समझना सारी बात को। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये कहा कि यदि हम दर्पण के सामने P को रख दें तो वो क्या दिखाई देता है, Q दिखाई देता है, ठीक कहा मैंने ऐसा। अच्छा भाई एक छोटी सी घटना की अपन बात करते। देखो जो दिशाओं का ज्ञान हम करते हैं तो हम किताब में पढ़ते हैं कोई नक्शा, तो इस तरफ होती है उत्तर दिशा, नीचे की तरफ होती है दक्षिण दिशा, दाएं हाथ की ओर होती है पूर्व दिशा और बाएं हाथ की ओर होती है पश्चिम दिशा, ठीक है। अब मान लीजिए मैं दर्पण के सामने खड़ा होता हूं और मेरा मुंह मान लीजिए उत्तर की ओर है। मैं दर्पण के सामने खड़ा हुआ और मेरा मुंह किस ओर है, उत्तर की ओर है। तो अब इस कंडीशन में ध्यान देना भी आप, मेरा मुंह उत्तर की ओर है, ठीक है। तो इस उत्तर के जस्ट विपरीत दिशा कौन सी है, दक्षिण। कौन सी है, दक्षिण। तो ध्यान दो भाई, मेरा मुंह उत्तर की ओर है, मैंने एक हाथ आगे की ओर फैलाया, तो मैंने अपना हाथ किस दिशा में फैलाया, उत्तर की दिशा में फैलाया, क्योंकि मेरा मुंह भी कौन सी दिशा में था, उत्तर की दिशा में था। लेकिन मेरा जो प्रतिबिंब होगा वो इस हाथ को कौन सी दिशा में फैलाएगा, वो तो मेरी ओर करेगा इस हाथ को, तो उसका हाथ किस दिशा की ओर होगा, दक्षिण दिशा की ओर होगा। मैंने अपना हाथ उत्तर की ओर फैलाया तो वो अपना हाथ किस ओर फैलाएगा, दक्षिण दिशा की ओर फैलाएगा। तो ये तो दिशा की बात हुई जो हमारे सामने है, लेकिन ये जो दाएं और बाएं की जो दिशा है इसकी मैं बात करूं तो जैसे मान लीजिए मैंने अपना हाथ फैला दिया इस दिशा में, मान लीजिए इधर पूरब दिशा ही है, तो मेरा प्रतिबिंब भी इधर ही फैलाता है, तो वो भी कौन सी दिशा में फैलाएगा, पूरब दिशा में ही फैलाएगा। और या मैंने मान लीजिए मेरा हाथ पश्चिम दिशा में फैलाया, तो मेरा प्रतिबिंब भी क्या करेगा, अपने हाथ को पश्चिम दिशा के अंदर ही फैलाएगा। तो ये ध्यान रखना यहाँ पर कि जिस दिशा की ओर आपका मुख है, हाथ में जो फैलाव होगा वो केवल उन्हीं दिशाओं के अंदर उल्टा होगा जिस दिशा में अपना मुंह है। जैसे उत्तर की ओर कर रखा है तो मैं हाथ उत्तर की ओर करूंगा तो प्रतिबिंब दक्षिण की ओर करेगा, दाएं बाएं में कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मैं मान लो ऐसा कर लूं कि मैं अपना मुंह पूरब की ओर कर लूं, किस ओर कर लूं, पूरब की ओर। जब मैं दर्पण के सामने खड़ा हुआ तो मेरा मुंह पूरब की ओर है, और उस कंडीशन में मैं अपना हाथ इस तरीके से फैलाऊंगा पूरब की ओर, तो प्रतिबिंब किस दिशा में हाथ कर लेगा, पश्चिम की ओर कर लेगा, ठीक है। लेकिन जब उत्तर और दक्षिण की बात करेंगे तो मैं उत्तर की ओर करूंगा तो वो भी उत्तर की ओर करेगा, मैं दक्षिण की ओर करूंगा तो वो भी दक्षिण की ओर करेगा। मतलब उल्टा काम किस दिशाओं में माना जाएगा, जिधर हमारा मुंह है भाई, या तो उत्तर या दक्षिण, इधर मुंह है तो इन दोनों का उल्टा हो सकता है, या फिर पूर्व या पश्चिम, तो इन दोनों का क्या हो सकता है, उल्टा हो सकता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो जोड़े हैं दिशाओं के, इन दिशाओं में उल्टा क्रम कब होगा, जब इन दोनों दिशाओं में से किसी एक की ओर मुंह हो, या फिर इन दोनों दिशाओं में से किसी एक की ओर क्या हो, मुंह हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना थोड़ा सा। अच्छा एक घटना और देखो, मान लीजिए
मेरे पास में एक पी है, कटा हुआ पी है, ये पी नजर आ रहा है आपको? नहीं, ये आपको क्या नजर आ रहा है? क्यू। पी तो मुझे नजर आ रहा है, देखो मेरी तरफ से तो ये क्या है? पी है। तो मान लीजिए मैं इस पी को लेकर के दर्पण के सामने खड़ा हो जाता हूं, तो मेरा प्रतिबिंब जो इस अक्षर को लेकर के खड़ा होगा वो कौन सा दिखाई देगा? वो भी पी ही दिखाई देगा। भाई मुझे पी दिखाई दे रहा है ये, और जो प्रतिबिंब सामने है वो भी कौन सा अक्षर लिए खड़ा हुआ दिखाई देगा? मुझे पी का। कारण क्या उसका कि जब मैं इसको ऐसे लेकर के खड़ा हूं तो मुझे तो ये पी नजर आ रहा है, लेकिन पीछे से आप जब इसको देख रहे हैं तो ये आपको क्या नजर आ रहा है? क्यू नजर आ रहा है। तो दर्पण तो इस क्यू का प्रतिबिंब बनाएगा, और क्यू का प्रतिबिंब क्या बनता है? पी बनता है। क्या बनता है? पी बनता है। तो इस तरीके से यदि अपन कार्डबोर्ड का पी काट ले और उसको दर्पण के सामने लेकर के खड़े हो जाए तो क्या होगा? आपको जो पी दिख रहा है, दर्पण वास्तव में उसको क्या देख रहा है? क्यों दिख रहा है? क्यों देख रहा है? क्योंकि वो तो ये सतह देख रहा है ना दर्पण, तो वो तो प्रतिबिंब कौन सा बनाएगा? इस क्यू का ही बनाएगा, और क्यू का प्रतिबिंब क्या बनता है? पी बनता है। ठीक है। यदि वास्तव में पी का प्रतिबिंब अपन देखना चाहें तो ये जो पी है इसको ऐसे दर्पण के सामने रखो तो फिर आपको ये नजर आने लग जाएगा क्यू। जिससे मान लीजिए इस तरफ से मैंने रेड कलर कर दिया और इस तरफ से नीला कलर कर दिया। अब मैं इसको पी को लेकर के ऐसे खड़ा हो गया, मुझे तो रेड नजर आ रहा है, लेकिन मेरा प्रतिबिंब जो पी दिखाएगा मुझे कैसा दिखाई देगा? नीला दिखाई देगा, क्योंकि वो इस सामने का जो कलर है नीला, जो कि क्यू आपको नजर आ रहा है, उसका क्या करेगा? वो प्रतिबिंब बनाएगा। तो ऐसी छोटी छोटी बातों का भी हमें ध्यान रखना है। आपसे ऐसा प्रश्न पूछ ले, भाई आप एक थर्माकोल का पी काट करके दर्पण के सामने खड़े हैं, तो आपका जो प्रतिबिंब है वो कौन सा अक्षर लेकर के खड़ा होगा? तो आप यहां कंफ्यूज मत होना। यदि काट करके ही खड़ा हो रखा है वो, तो जो आपको P नजर आ रहा है दर्पण के लिए वो Q है, और Q का वो प्रतिबिंब वापस क्या बनाएगा? P बनाएगा। तो वो प्रतिबिंब भी क्या लेकर के खड़ा होगा? P ही खड़ा होगा। ठीक है। तो इसका भी आप ध्यान रखना थोड़ा सा, है ना। और वीडियो पॉज करके ये बात आप नोट कर ही सकते हैं। ठीक है भैया, आपने नोट कर लिया होगा, है ना। अब मैंने अभी आपको दो प्रकार के प्रतिबिंब बताए थे, उनकी परिभाषाएं मैं आपको अभी लिखवा देता हूं। एक तो आभासी प्रतिबिंब बताया मैंने, और एक वास्तविक प्रतिबिंब बनाया। तो जैसा कि हमने दर्पण में पढ़ा अभी, समतल दर्पण में, कि पर्दे पर यदि प्राप्त किया जा सकता है तो वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, और यदि पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है तो वो कौन सा प्रतिबिंब होता है? आभासी प्रतिबिंब होता है। ठीक है। तो ये दोनों परिभाषाएं आप यहां नोट कर ले। सबसे पहले अपन आभासी प्रतिबिंब की परिभाषा लिख लेते हैं। तो ऐसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। और एक बात याद रखना इसमें कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही होगा, उल्टा कभी भी नहीं होता है वो, है ना। तो यहां ये बात मैं लिख देता हूं कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, हमेशा सीधा होता है। ठीक है। दूसरी चीज देखो,
ऐसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा, है ना। तो दूसरी बात यहां पर लिख दूं मैं कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? उल्टा होता है। तो ये दो बातें भी हमें याद रखनी है, आगे भी अपने काम आएगी ये बातें। तो ऐसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता वो आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। देखो सीधा, है ना। ऐसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है वो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? उल्टा होता है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये बात पढ़ेंगे, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि वस्तु दर्पण के जितना आगे स्थित होती है प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे जाकर के बनता है। तो गणितीय रूप से हम ये बात सिद्ध करेंगे कि वस्तु दर्पण के जितने आगे स्थित होती है प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है। तो नेक्स्ट वीडियो में ये बात अपन सिद्ध करेंगे और ये प्रश्न भी बनता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।